हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनालिसिस बाय निखिल में। तो इस वीडियो में मैं एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और कंपनी के पूरे वर्किंग को समझेंगे। इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि कंपनी क्या करती है, कैसे फाइनेंशियल्स है उसके। तो बेसिकली एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं बात कर रहा हूँ आरईसी की। तो आरईसी एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। और ये बेसिकली लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। मेरा नेट वर्थ ऑफ रुपीज़ 40,000 करोड़। तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसका काम है पावर सेक्टर में लोन देने का। बेसिकली एक लोन देती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पावर सेक्टर में, या फिर कोई भी पावर रिलेटेड कोई भी किसी भी स्टेट को या किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को लोन चाहिए होता है तो ये कंपनी देती है लोन उसको। आगे पढ़ोगे, अवर बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स इन द कंप्लीट पावर सेक्टर वैल्यू चेन, बीट जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों कामों में किसी को भी लोन चाहिए होता है तो ये कंपनी लोन देती है। वी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट पावर यूटिलिटीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, rural electric cooperatives and private sector utilities through our extensive network of 22 offices across the country। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, प्राइवेट सेक्टर, सबको ये लोन देती है जो भी पावर सेक्टर में काम करती है। आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि कंपनी क्या करती है। बट अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो थोड़ा सा और नॉलेज भी होना ज़रूरी है कंपनी के बारे में। तो थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कंपनी किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को फंड करती है। तो आप पढ़ोगे कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय आरएसी आर एस अंडर लोन फॉर जनरेशन प्रोजेक्ट्स। तो ये जो पावर जनरेशन की प्रोजेक्ट्स होती है उसमें ये लोन देती है। सेटिंग अप न्यू पावर जनरेटिंग स्टेशंस बेस्ड ऑन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट इज थर्मल, हाइड्रो, गैस, along with associated areas like development of coal mines। तो बेसिकली जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर जिन्हें भी पावर जनरेशन के स्टेशंस बनाने होते हैं, जो कि थर्मल हो सकते हैं, हाइड्रो हो सकते हैं, थ्रू गैस हो सकते हैं, तो ये उसमें लोन देती है ताकि वो अपना पावर स्टेशंस को बना सके। उसके अलावा रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पावर जनरेटिंग स्टेशंस बेस्ड ऑन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, setting up power generation plants based on renewable energy such as solar, wind, small hydro, biomass etc। तो रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भी ये इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट मतलब लोन देती है। तो ट्रांसमिशन में आप देखोगे तो इवैक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम न्यू पावर जनरेटिंग स्टेशंस एंड स्ट्रेंथनिंग इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन सिस्टम इन द डेजिग्नेटेड एरियाज। तो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को भी ये लोन देती है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तीन जगह ये अपने लोन देती है। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे तो स्ट्रेंथनिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन डेजिग्नेटेड एरियाज, कन्वर्जन ऑफ लो वोल्टेज सिस्टम टू हाई वोल्टेज सिस्टम इन रूरल एरियाज। तो गांव वाँव में आप देखोगे कि काफ़ी कम वोल्ट की जो तारें रहती है वो सब रहती बिछी हुई थी पहले। अभी मतलब गवर्नमेंट चेंज कर रही है, बहुत जगह अभी बचे हुए भी है। तो वो उस तरह के प्रोजेक्ट्स को भी ये लोन देती है ये कंपनी। उसके अलावा परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स फॉर स्ट्रेंथनिंग अपग्रेडेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इक्विपमेंट परचेज में हेल्प करती है। इंटेंसिव लोड डेवलपमेंट फॉर प्रोवाइडिंग कनेक्शन टू रूरल कंज्यूमर्स इन ऑलरेडी इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस, सेटिंग अप इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पंप सेट्स। तो बेसिकली आप बोल सकते हो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों सेक्टर में काफ़ी जो भी किसी भी तरह की चीज़ें होती है, सब चीज़ों में ये लोन देती है। तो बेसिकली इससे आपको आइडिया हो गया कि आरईसी करती क्या है, किस सेक्टर में ये पैसा लगाती है, मतलब लोन देती है। तो बेसिकली इसके जो क्लाइंट्स है बेसिकली वो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए, इंडिया के सारे। मान लो आप यूपी को, झारखंड को, बिहार को, इस तरह के स्टेट गवर्नमेंट्स को ये लोन देती है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स हो गए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लोन देती है ये। तो क्लाइंट्स इसके यही हो गए। और काम ये सिर्फ पावर जनरेशन में ही लोन देती है और किसी चीज़ में लोन नहीं देती है। सिर्फ पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी सेक्टर से जो रिलेटेड काम होती है उसी सेक्टर में ये लोन देती है। तो आपको इससे अब बेसिक आइडिया हो गया कि आरईसी करती क्या है। अब इसके बाद हम लोग इसका जो फाइनेंशियल्स है वो देखेंगे।
तो ये कुछ चार्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फाइनेंशियल एनालिसिस करने से पहले, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। और ये सारे डेटा है, ये जो सारे डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे मैंने कंपनी की वेबसाइट से ही लिए हैं। तो आप देखोगे आउटस्टैंडिंग लोन जो है इसके, ये कैटेगरी वाइज इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देखोगे जनरेशन पार्ट में ये 43%, ट्रांसमिशन में 19%, डिस्ट्रीब्यूशन में 33% और रिन्यूएबल एनर्जी में 5% लोन इन्होंने दिया है। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि ये कहाँ कहाँ लोन कितने परसेंट में इसके लोन बटे हुए हैं। उसके अलावा आप लोन डिसबर्समेंट देखोगे तो ये करोड़ में फिगर है आपकी। और आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 16-17 में 58,039 करोड़, उसके बाद 17-18 में 61,712 करोड़, उसके बाद 72,165 करोड़, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 75,667 करोड़। तो इसका जो लोन बुक है वो हर साल बढ़ रहा है, बहुत हाई फाई रेट से नहीं बढ़ रहा है कि ऐसा नहीं कि डबल हो गया, बट अगेन एक ठीक ठाक रेट से बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के बिजनेस के लिए। उसके बाद आप देखोगे ये कंपनी ने लोन दिए किसको है, तो आप देखोगे इसमें स्टेट को 81% लोन, प्राइवेट को 12% और जॉइंट वेंचर्स कुछ होते होंगे स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के, उसको मिला के 7%। तो लगभग इसका गवर्नमेंट क्लाइंट्स ही है, तो चांसेस कि बैड डेट हो जाए या फिर पैसा ना मिले इसका चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देगी अपनी कंपनी को। उसके अलावा इसके दो सब्सिडरी अलग जॉइंट वेंचर भी है, जो कि इम्पोर्टेंट लगा मुझे बताना आपको। तो इसका एक सब्सिडरी है REC पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, और is a wholly owned subsidiary of REC Limited and received certificate of commencement on July 2007। देखोगे REC PDCL is rendering expert and value-added consultancy services to power utilities across the country, that is 41 power distribution companies and 4 cooperative societies in 27 states across India, में the project cost more than 85,000 करोड़। तो इसकी एक सब्सिडरी है जो कि कंसल्टेंसी सर्विस देती है अक्रॉस इंडिया। इसकी जो सब्सिडरी है REC PDCL, इसकी जो की सर्विसेज या एक्टिविटीज़ आप बोलोगे तो AT&C लॉस रिडक्शन, स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट्स, रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम फॉर फीडर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, GIS implementation, IT implementation under IPDS including setting up data center, consumer care, customer care at extra, solar PV plants, DPR preparation, power distribution strengthening, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स एंड क्वालिटी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इसके डिटेल पता नहीं, क्योंकि मैं कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट ये आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो सब्सिडरी है वो क्या करती है। ये जो दूसरी सब्सिडरी है वो है REC TPCL। तो बेसिकली ये बिडिंग प्रोसेस जो होती है उसमें कोऑर्डिनेटर का काम करती है। आप देखोगे टिल डेट REC TPCL has completed the bidding process of 32 transmission projects consisting of transmission lines up to 765 kV, bidding process of 9 transmission projects with estimated cost of rupees 11,324 करोड़ इज अंडर प्रोसेस। तो ये इसकी दो सब्सिडरी है। तो इसकी एक जॉइंट वेंचर भी है जो कि EESL के नाम से है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि 4 PSU के जॉइंट वेंचर है, 4 PSU का, जो कि NTPC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, REC और पावर ग्रिड। EESL has a very strong parentage. Two of its parent company are Navratna and two are Maharatna PSUs of Union Ministry of Power। तो चार बहुत ही अच्छे PSUs की जॉइंट वेंचर है ये EESL। और EESL के बारे में आपने सुना भी होगा, जो उज्ज्वला या उज्ज्वला उजाला योजना जो आई थी, जो कि LED बल्ब्स जो सरकार दे रही थी आपको, तो ये यही कंपनी के बल्ब्स थी EESL का। और अभी फ्यूचर में सुनने में आ रहा है कि एयर कंडीशनर्स भी प्रोवाइड करेगी, बट पता नहीं वो कितनी सच्चाई है उस बात में। तो ये वही कंपनी है, तो काफ़ी अच्छी जॉइंट वेंचर भी आप बोल सकते हो इसको। अब इसके बाद एक कंपनी का बेसिक फाइनेंशियल समरी देख लेते हैं। तो आप देखोगे इसका प्राइस अभी 126 रुपये, 127 रुपये चल रहा है। 25,101 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अर्निंग पर से 34 रुपये आ रही है इसके निकल के। और पी रेशियो मात्र 3.71 का है। इंडस्ट्री पी आप देखोगे 5.15 का है। तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस इस इंडस्ट्री को या फिर इस कंपनी को नहीं मिली है। उसके अलावा बुक वैल्यू आप देखोगे 213 रुपये का बुक वैल्यू है, जो कि इसके करंट मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू ऑब्वियसली 0.6 से रहे, 1 से कम ही रहेगा। उसके अलावा आप देखोगे डिविडेंड यील्ड, तो डिविडेंड यील्ड आप देखोगे तो 8.65% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि आपको FD से भी ज़्यादा रिटर्न दे रही है अभी के टाइम पे, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव डिविडेंड यील्ड आप बोल सकते हो। और फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है इसका। तो अब ओवरऑल इससे आपको समझ में आ सकता है कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो लोअर साइड में है। और काफ़ी सारे एनालिस्ट इसमें ये कह सकते हैं कि ये कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है, इसलिए इसकी जो PE है इसको कम में रखा गया है।
जो कि ठीक बात है, लेकिन फिर भी इतना कम पीई भी नहीं होना चाहिए इसका, इस तरह की कंपनी का। ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इस कंपनी में, बट अगेन आप देखोगे कि सिमिलर कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर में, जो कि पावर सेक्टर में लोन नहीं दे रही है, बट डिफरेंट सेक्टर्स में लोन दे रही है, बट बहुत हाई पी में ट्रेड कर रही है वो। तो कंपैरिजन में इसका जो पी है बहुत ही कम है अभी के टाइम पे। एंड डिविडेंड यील्ड जो है वो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे रहा है। आपको 8.5-9% का रिटर्न अगर आपको एक कंपनी डिविडेंड के तौर पे दे दे, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी कह सकते हो आप इसको। एज अ सेफ रिटर्न, मतलब आपको एक सेफ 9% का रिटर्न आपको हर साल मिलेगा ही अपने कैपिटल का। और उसके अलावा जो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन होगा वो आपके लिए बोनस हो जाएगा फिर। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो जो इसके प्रमोटर्स हैं, 52% शेयर्स उन्होंने होल्ड करके रखा है। पिछले 9 क्वार्टर्स में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। उसके अलावा पब्लिक देखोगे तो पब्लिक 47.37% शेयर होल्ड करके रखी है, जिसमें आपके एफ आई आईज थोड़े बहुत चेंज हुए क्वार्टर में, बट कोई मेजर चेंजेस नहीं है। 26%। डी आई आपके 12%, कोई मेजर चेंजेस आप देखोगे नहीं है। उसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि हम रिटेलर्स का लगभग 8.5% शेयर है। और आप देखो कोई भी प्लेज या फिर कुछ गिरवी नहीं रखा गया कंपनी का शेयर्स। तो ठीक ठाक परसेंटेज होल्डिंग आप कह सकते हो, 52%। कोई खास चेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स ने कोई शेयर्स बेच दिया हो रिसेंटली। तो ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब आते हैं हम इसके फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ। और आप देखोगे मैंने इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला है पिछले 5 सालों का। तो आप बेसिकली एक समरी देखेंगे फटाफट हम। तो आप देखोगे इसका जो सेल्स टर्नओवर है, तो इसका 24,000 करोड़ से बढ़कर लगभग लगभग 29,000 करोड़ पहुंचा है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है कंपनी ने। इसी कारण कंपनी के जो पी है लोअर साइड में है, क्योंकि कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिखाया है कुछ ज़्यादा। टोटल इनकम आप देखोगे तो 24,000 से पिछले 5 सालों में ये 30,000 करोड़ तक पहुंची है। तो आप बोलोगे लगभग 20% या 25% आप बोलोगे कंपनी ने ग्रो किया है पिछले 5 सालों में। ओवरऑल कंपाउंडिंग नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल 25% ग्रोथ किया है 5 सालों में। उसके अलावा आप सारे एक्सपेंसेस वगैरह आप देखोगे और उसके बाद इनकम निकालोगे, तो इनकम आपका 22,000 करोड़ से 25,000 करोड़ गया है। तो मोर और लेस कंपनी ने सिमिलर परफॉर्मेंसेज ही दिए है, कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई है। रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो 5,600 करोड़, 5,691 करोड़, उसके बाद 6,313 करोड़, उसके बाद 4,439 करोड़, उसके बाद 5,731 करोड़, उसके बाद 4,963 करोड़। तो थोड़े से प्रॉफिट कम हुए हैं। कम इसलिए भी हुए क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं इधर उधर। मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह कंपनी के बढ़े हैं पिछले 5 सालों में काफ़ी। तो उस कारण है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो कंपनी की है वो कम हुई है। अर्निंग पर शेयर आप देखोगे तो 57 रुपये थे, उसको वो घट के अभी 25 रुपये हो गई है पिछले 5 सालों में। बुक वैल्यू भी आप देखोगे तो कंपनी की थोड़ी सी घटी है। बुक वैल्यू 292 रुपये से 180 रुपये हुई है। तो यही रीज़न है कि कंपनी का जो पीई है वो थोड़ा सा कम है, अभी अंडर वैल्यूड चल रही है कंपनी की जो वैल्यूएशंस है, काफ़ी थोड़े से कम वैल्यू में ट्रेड हो रही है। तो बैलेंस शीट आप देखोगे तो टोटल शेयर कैपिटल आप देखोगे तो 987 करोड़ से 1,974 करोड़ रुपए हुआ है। तो इसी कारण है जो आपका अर्निंग पर शेयर जो आपका जो आधा हुआ है ना, वो आपका इसीलिए हुआ कि कंपनी ने बोनस दिया था 2016 में। तो उस कारण क्या था, जिसके पास भी एक शेयर था मान लो तो उसका डबल शेयर हो गया, तो इसलिए अर्निंग पर शेयर वो आधा हो गया है। तो कोई किसी को पीएल में देख के ये लग रहा होगा कि कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी अचानक से अर्निंग पर शेयर इतनी घट क्यों गई है, तो इसीलिए घटी क्योंकि शेयर्स बढ़ गए कंपनी के, और कोई रीज़न नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी तो आपने देखा ही था कि 6,000 करोड़ से 4,900 करोड़ हुई थी, आधी नहीं हुई थी, बट ईपीएस आधी हो गई इसीलिए क्योंकि बोनस शेयर्स कंपनी ने दिए थे। उसके अलावा आप नेटवर्थ देखोगे, 28,000 करोड़ से इसका जो नेटवर्थ है वो 35,000 करोड़ गया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में। डेट्स तो कंपनी के रहेंगे क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी है, तो डेट्स तो रहने ही वाले हैं, तो इस चीज़ को आप इग्नोर भी कर सकते हो। सिंस ये फाइनेंशियल कंपनी है तो बैलेंस शीट से बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि इसकी जो लोन बुक है और जो इसने लोन लिया है बोरोविंग्स, वो भी दोनों में फिगर्स काफ़ी हाई रहेंगे, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे एक दूसरे से। तो बैलेंस शीट में हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि बैलेंस शीट से आप, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आपको बेसिकली आइडिया हो ही गया होगा कंपनी के परफॉर्मेंस का, और बैलेंस शीट से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा नहीं
इस कंपनी के बारे में। उसके बाद इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स जो फाइनेंशियल ईयर 20 के बाद जो 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए, अभी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स इसके आए नहीं हैं, तो वो मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको। बट दिसंबर तक के रिजल्ट्स हमारे पास है, तो वो हम दिखाते हैं आपको। तो आप देखोगे कि मैं सीधा अर्निंग पर शेयर पे जाता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये सेम पीएल एनालिसिस ही हो जाएगा नहीं तो आप देखोगे इसका अर्निंग पर शेयर आफ्टर एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट एंड लॉस आप देखोगे, तो आप देखोगे दिसंबर क्वार्टर के 11 रुपये 44 पैसे, सितंबर क्वार्टर के 11 रुपये 14 पैसे, जून क्वार्टर के 9 रुपये 34 पैसे, और पिछले क्वार्टर में आप देखोगे तो 2 रुपये और 8 रुपये 44 पैसे थे। तो इस 3 क्वार्टर में आप देखोगे तो 22 और 9 31, लगभग 31 रुपये का अर्निंग पर शेयर ऑलरेडी निकल के आ गया है। मार्च का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है, और पिछले साल का पीएल जो फाइनेंशियल ईयर 20 का जो पीएल था, उसमें 25 की अर्निंग पर शेयर थी, 25 रुपये की। तो ये ऑलरेडी 31 का अर्निंग पर शेयर निकल के आ गया है 3 ही क्वार्टर में। मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट पेंडिंग है, ऑब्वियसली अगर लॉस हो जाएगा तो 31 से कम भी हो सकता है, बट अगर प्रॉफिट हुआ तो जो पिछले साल का जो रिजल्ट था मार्च फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, उससे बेहतर रिजल्ट इस साल आने की संभावना है ओवरऑल। तो डेफिनेटली अगर कोई इसमें इन्वेस्टेड है तो उसको डेफिनेटली फ़ायदा होगा अभी आने वाले टाइम पे जब इसके जो रिजल्ट्स आएगी। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कंपनी जो है ये डिविडेंड अच्छा देती है आपको हर साल। 10% 9%, अभी के वैल्यूशन के हिसाब से 9% की डिविडेंड आपको ये कंपनी दे रही है हर साल। तो अगर आप एज एन इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो शेयर्स में, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स जो होते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले होते हैं, ये शेयर जो है आपको हाई रिटर्न नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये आपके पैसे डबल कर देगी 1 साल में या 6 महीने में, ऐसा मुझे नहीं लगता। बट ये आपको सेफ रिटर्न देगी, जो कि आपको डिविडेंड के तौर पे हर साल मिलेगी, और कैपिटल जो एप्रिसिएशन जो है ये भी आपको सेफ रिटर्न्स देगा। बहुत ज़्यादा ये गिरेगा नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, आपको एक सेफ रिटर्न हर साल ये कंपनी निकाल के देगी। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टर्स हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो सेफली, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो ये आपको एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एफडी से बेटर है डेफिनेटली। बट अगर आप हाई रिस्क चाहते हो, थोड़ा सा रिटर्न चाहते हो कि मुझे जल्दी मिले, थोड़ा सा बेटर मिले, और रिस्क लेने की आपकी क्षमता है, तो फिर आप दूसरी कंपनी में देख सकते हो। बट अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो और सेफ रिटर्न चाहते हो, बट एफडी से बेटर रिटर्न चाहते हो, तो डेफिनेटली ये कंपनी को आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। कोई ख़राबी नहीं है कंपनी में, अच्छी कंपनी है, और फ्यूचर में डेफिनेटली आपको एक सेफ रिटर्न देगी ये कंपनी हर साल डिविडेंड के तौर पे और कैपिटल अप्रिसिएशन के तौर पे। तो यही था मेरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जो वॉच करते हैं वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मैं और फटाफट फिर वीडियो बना पाऊँ, मोटिवेशन मिले मुझे वीडियो बनाने का। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। शुक्रिया, बाय बाय।